Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of August 2020. 3 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल. एंड आप लोग अभी घर पे ही होंगे, सो प्लीज़ एन्जॉय इट विथ फुल विगर एंड अच्छे से इसको एन्जॉय करिए. सब पूरी फैमिली साथ ही होगी. सो वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरी वन ऑफ यू. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू उन्नत भारत अभियान. उन्नत भारत अभियान के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ फ्लैगशिप नेशनल प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इन्विजन्स द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन रूरल डेवलपमेंट प्रोसेसेस बाय लेवरेजिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन तो समझ गए आप. क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर सैफरन. कश्मीर सैफरन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. पहला कह रहा है इट इज़ कल्टिवेटेड इन द करेवा हाईलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सेकेंड कह रहा है इट इज़ द ओनली सैफरन इन द वर्ल्ड विच ग्रोज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज दोबरा चांटी ब्रिज. दोबरा चांटी ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन. तो इनमें से कहाँ लोकेटेड है दोबरा चांटी ब्रिज. ऑप्शंस आर ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी नन ऑफ द अबव. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आंसर्स मैं आपको लास्ट में जब अपन वीडियो एंड होने लगेगा तब दे दूंगा. एंड प्लीज़ डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, कुछ नया ही सीख के जाएंगे आप लोग. ठीक है ना. नाउ दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. वैसे मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देना भूल जाता हूँ हमेशा प्रोबेबली, बट टुडे आई विल गिव द लिंक्स. ओके, सो यू कैन जॉइन द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th of August. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जैसे हमको उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जितने की कॉपी चेक करने की कैपेबिलिटी है, वी विल बी स्टॉपिंग द रजिस्ट्रेशन. उसके बाद रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं रहेगा मेंस टेस्ट सीरीज़ का. एंड रिवीजन सीरीज़ का आप ज़रूर कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आप रिवीजन सीरीज़ की वीडियोस देख सकते हैं. 26 वीडियोस हैव बीन अपलोडेड. 26 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. लगभग 30 से 40 वीडियो और बचे हुए हैं. सो दोज हु वांट दे कैन जॉइन अस फ्रॉम देयर ऑल्सो. Now let's start with the news analysis part. Pakistanis behind Chinese info war on border standoff. अब क्या हुआ था कि जब बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था तो इंडिया और चाइना के नाम से बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स बन गए थे जिनमें कि फिर इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर इशू था वो उठाया गया था. सो अब जाके ये पता चला कि उनमें से बहुत सारे चाइनीज़ अकाउंट थे, दे वर बेसिकली द पाकिस्तानीज अकाउंट. ओके, दे वर फ्रॉम द पाकिस्तानी यूजर्स एंड दे हैव मेड फेक अकाउंट्स इन द नेम ऑफ चाइनीज यूजर नेम एंड ऑल. तो उसका यूज़ वो कर रहे थे. ठीक है ना. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको न्यूज़ से बताना चाहता था. जरूरी क्यों है जानना, क्योंकि आप आंसर राइटिंग में इस तरह से कह सकते हैं कि चाइना या पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया और चाइना के रिलेशन को और ज़्यादा ख़राब करना चाहता है, तो वो भी इसका भी एग्जाम्पल है ये. सेकेंड न्यूज इज एन एनालॉग लाइब्रेरी गेट्स अ न्यू अवतार. ओके, सो एनालॉग लाइब्रेरी ये कंसेप्ट कहाँ का है. सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि एनालॉग लाइब्रेरी का कंसेप्ट जो है ये आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश का. ओके, दिस इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. सो इन द टाइम ऑफ डिजिटाइजेशन इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एनालॉग. ओके, तो थोड़ा मतलब एक तरह से कहना चाहिए पैराडॉक्सिकल ही है. ये एक तरफ डिजिटाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे एनालॉग लाइब्रेरी शुरू हो रही है. सो अ डिस्ट्रिक्ट लॉन्ग अफेक्टेड बाय मिलिटेंसी इन अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटिंग द रीबर्थ ऑफ एन एनालॉग लाइब्रेरी. अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि NSCN यानी कि जो आपका नागा बेस्ड इंसर्जेंसी है उसका शिकार होते हैं और दे आर बॉर्डरिंग द एरियाज ऑफ नागालैंड. ओके, नागालैंड के एरियाज को बॉर्डर करते हैं. तो यहाँ पे देखो लिखा है लॉन्गडिंग. This is the name of the district. Longding district bordering Nagaland is among the 3 districts of the frontier state where encounters with various factions of the National Socialist Council of Nagaland are routine. NSCN जो है ना, NSCN IM और NSCN के आप सबको पता होगा ये क्या होता है. IM यानी इजाक मुइवा और के यानी खापलांग. तो NSCN IM और NSCN खापलांग. तो NSCN खापलांग जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट ग्रुप है और उसने एग्रीमेंट में भी नागा जो अकॉर्ड हुआ था उसमें भी ये नहीं आया था. IM जो था इजाक मुइवा ग्रुप वो गवर्नमेंट के साथ टॉक्स में आ गया था. ठीक है ना. तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्शंस हैं वहाँ पे और वहाँ पे जो ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए डिमांड करते हैं ना ये लोग NSCN के और NSCN IM, ये बहुत ज़्यादा
वायलेंट ग्रुप्स थे। आई एम तो चलो फिर बाद में जाके थोड़ा कम हो गया, लेकिन के जो खापलांग ग्रुप था वो अभी भी वायलेंट है। तो लोंगडिंग बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वो बॉर्डर करता है यहाँ पे। इसके अलावा जो दो और डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश के जहाँ पे इस तरह से इंसर्जेंसी होती रहती है, वो है चांगलांग एंड तिराप। तो याद रखिएगा, लोंगडिंग, चांगलांग एंड तिराप, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के स्क्रमिशेस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट हम बात कर रहे हैं वो लोंगडिंग है, जहाँ पे अनलॉग लाइब्रेरी का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। सो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिवाइव्ड अ डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ, यहाँ पे एक और चीज़ हुई है कि लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे हैव रिवाइव्ड अ डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल कंप्राइजिंग दीज 3 डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो लोंगडिंग, चापलांग और चांगलांग और तिराप, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको जोड़ करके पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की बात भी की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की डिमांड कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होती है, तो चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग, ये भी आप याद रखिएगा। दिस इज अनदर फैक्ट विच इज देयर एंड यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। लोंगडिंग जो है बेसिकली दैट इज डोमिनेटेड बाय वांचो कम्युनिटी, ओके। सो द लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट इज डोमिनेटेड बाय वांचो कम्युनिटी। व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर यूजिंग अबैंडन्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स and they are transforming these abandoned government buildings into a library. So they are reviving the library movement in the area, library movement in the area, basically that is their motto. So that is the important news item from the front page. I hope you got clarity regarding that, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। now let's see कि आगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो हमको डिस्कस करना है। you can move with me। आइजर टीम मैप्स इवोल्यूशनरी डिस्पर्जल पैटर्न। अब आइजर की टीम है, जो साइंटिस्ट हैं अभिषेक मिश्रा एंड सुतीर्थ डे, आइजर पुणे के हैं, आइजर पुणे, एंड दे आर बेसिकली दे हैव डेवलप्ड अ न्यू थ्योरी, और ये थ्योरी कहलाती है आपकी डेंसिटी डिपेंडेंट डिस्पर्जल थ्योरी, ओके। रिमेंबर दिस इज डेंसिटी डिपेंडेंट डिस्पर्जल थ्योरी। अब डेंसिटी डिपेंडेंट डिस्पर्जल क्या है, इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया कि 70,000 स्पीशीज़ लिए, 70,000 पॉपुलेशन ली किसी एक स्पीशीज़ की। किसकी ली थी, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। 29,000 लिए, नॉट 70,000, दे टुक 29,000 फ्रूट फ्लाइज, they took 29,000 fruit flies to see if evolution has modified their tendency to move toward or away from crowded region। मतलब कि crowded region की तरफ मूव करते हैं या crowded region से दूर मूव करते हैं, ये देखने के लिए बेसिकली उन्होंने 29,000 फ्रूट फ्लाइज ली, ओके। 70,000 मैंने बोला, नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, बट ये याद रखना कि फ्रूट फ्लाइज पे किया था इन्होंने, ठीक है ना। सो व्हाट दे फाउंड इज दैट some species live in large groups while others are solitary, okay। some species live in large group, बहुत सारे large group में रहते हैं। some live solitary। now movement occurs away from a crowd in some species। अब कुछ species में जो movement होता है वो crowd से दूर होता है, and in some species the movement occurs towards the crowd, okay, away from the crowd and towards the crowd, ठीक है। this pattern is known as density dependent dispersal। याद रखिएगा इसी पैटर्न को उन्होंने density dependent dispersal किया है। they have defined it as density dependent dispersal, okay। अब यहाँ पे इंडिया में भी, जैसे इंडिया नहीं पूरे मतलब कहना चाहिए कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन में है, कि अगर एवोल्यूशन के पहले देखा जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा डिस्पर्जल होता था, बट आफ्टर द इवोल्यूशन मेल्स में बहुत ज़्यादा ये डिस्पर्जल होने लगा है। तो ये भी एक तरीके का जो अचीवमेंट है जो इन्होंने इवॉल्व जो पता लगाया है, दे आर फाउंडिंग दिस, ओके। सो ये सारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, बट आपको याद रखना है कि टर्म याद रखना, डेंसिटी डिपेंडेंट डिस्पर्जल, मतलब कि सम ग्रुप्स मूव अवे फ्रॉम क्राउड एंड सम ग्रुप्स मूव टूवर्ड्स द क्राउड। मतलब डिस्पर्जल जो होता है वो कुछ लोगों का क्राउड से दूर होता है एंड कुछ लोगों का क्राउड की तरफ होता है। दिस इज योर डेंसिटी डिपेंडेंट डिस्पर्जल, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। पहला एडिटोरियल, रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी, रिटन बाय मनमोहन सिंह, अ वेरी गुड आर्टिकल। अगेन इकोनॉमी का आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19, जिसने की बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस ला दी, स्पेशली फॉर द पुअर, स्पेशली फॉर दोज हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑथर ने स्टार्ट किया है, सिग्निफिकेंट नंबर अमंग द वीकर सेक्शंस इन आवर सोसाइटी में स्लिप बैक इनटू द पॉवर्टी। नाउ व्हाट कुड हैपन, अब क्या हो सकता है, अभी जो क्राइसिस आई है उसको देखा जाए तो मेनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीकर सोसाइटी पर्सन्स
कैन स्लिप बैक इनटू द पॉवर्टी विच इज़ अ रेयर अकरेंस फॉर अ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन में ऐसा होता नहीं कि जो एक बार पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाए तो दोबारा पॉवर्टी लाइन में चला जाए, ठीक है ना। देन मेनी इंटरप्राइजेज में शट डाउन, बहुत सारी इंटरप्राइजेज बंद हो सकती हैं। देन एन एंटायर जनरेशन में बी लॉस्ट ड्यू टू सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। A contracting economy can adversely impact our ability to feed and educate our child। अगर हमारी इकोनॉमी इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती रही तो हमारी जो एबिलिटी रहेगी टू फीड एंड एजुकेट अवर चाइल्ड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच could happen or which are in line to happen because of the COVID-19। कोविड-19 का ऐसा हो सकता है और ये होने के लिए लाइन में लगा ही हुआ है, समझ लो। आगे मूव करते हैं। It is thus imperative to act with utmost urgency to nurse the economy back to good health। ओके, तो ये imperative है कि हम इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी नर्स करें फॉर गेटिंग इट बैक इनटू गुड हेल्थ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ऑथर के अकॉर्डिंग वो है कॉन्फिडेंस। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस बैक इनटू द इंटायर इकोनॉमिक इकोसिस्टम। पूरे के पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम में जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं भरेंगे तब तक काम नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कैसे? एंटरप्रेन्योर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा दैट दे कैन रीओपन एंड मेक इन्वेस्टमेंट्स। बैंकर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा दैट दे कैन प्रोवाइड कैपिटल, वो अपना कैपिटल प्रोवाइड करें, दूसरों को लोन देना शुरू करें। बैंकर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज़ का। देन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रोवाइड फंडिंग टू इंडिया। मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। देन सॉवरेन रेटिंग एजेंसीज मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियाज एबिलिटी टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जो रेटिंग एजेंसीज है उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस इज द की behind the entire economic system to reopen or regain its strength। अब यहाँ पे ऑथर ने नरेगा और कैश सपोर्ट की बात की है। तो नरेगा की अगर बात करें तो नरेगा की डिमांड जस्ट इन द मंथ ऑफ जून 62 मिलियन पीपल डिमांडेड वर्क अंडर द मनरेगा। अब ऑथर का ये कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग वो थे जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, जो कि बाहर काम कर रहे थे लेकिन अब स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि काम अब है नहीं बाहर से लॉकडाउन के टाइम में। सो मनरेगा प्रोग्राम हैज़ प्रोवाइडेड अ सपोर्ट एंड हैज़ प्रूव्ड टू बी अ बेडरॉक ऑफ सपोर्ट इन दीज टफ टाइम्स। लेकिन क्या मनरेगा प्रोग्राम अपने आप में इनफ है? नहीं, मनरेगा प्रोग्राम अपने आप में इनफ नहीं है। अ मीनिंगफुल कैश ट्रांसफर कैन रीस्टोर द कॉन्फिडेंस इन दीज फैमिलीज। अगर आप एक मीनिंगफुल कैश ट्रांसफर कर सकें सो दैट कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड दैट कुड री इंस्टोर द कॉन्फिडेंस इन दीज फैमिलीज। तो वो कॉन्फिडेंस इंस्टोर कर सकता है ज़रूर इन फैमिलीज में, ठीक है ना। अब ऑथर ने आगे क्या बोला है? अब कैश असिस्टेंस का देखो, ऑथर ने कहा है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि देयर आर मेनी एप्रीहेंशंस कि अगर आप कैश सपोर्ट देते हो तो इट में डिटर द पीपल फ्रॉम रिटर्निंग टू द वर्कफोर्स। मतलब ये लोगों को रोकेगा कि दोबारा वर्कफोर्स में आए और ये यहाँ से लोग आलसी हो जाते हैं, लेजी लेथार्जिक हो जाते हैं। लेकिन ऑथर का कहना है कि यूएसए में हमसे कहीं ज़्यादा इस तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है। कोविड-19 के टाइम में ही हमसे कहीं ज़्यादा इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। इनफैक्ट ना केवल यूएसए में बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में इस तरह का दिया जा रहा है सपोर्ट। तो क्या हर उस कंट्री का जो वर्कर है उस तरह से लेजी हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा और काम में दोबारा शामिल नहीं होगा? सो दीज आर नॉट गुड एप्रीहेंशंस एंड यहाँ से आपको थोड़ा दूर होना चाहिए एंड कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ ऑथर का ये कहना है कि यू नीड ऑल्सो टू सीक कॉन्फिडेंस, रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम बिकॉज फाइनेंशियल सिस्टम एक्ट्स एज अ वाइटल लुब्रिकेंट फॉर द इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें बैंक्स, बैंकिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप जो इंटरेस्ट रेट अभी आपने कम किया, आपने क्रेडिट गारंटी दी, लिक्विड एनहांसमेंट स्कीम्स बनाई, दे आर वेरी वेरी वेलकम, बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। बट जो बैंक्स हैं उनके अंदर अभी तक आप कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाए हो कि दे शुड स्टार्ट लेंडिंग, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ लेंडिंग। फॉर एग्जांपल नीरव मोदी का केस हुआ, विजय माल्या का केस हुआ, वो सब पैसा लेके भाग गए। तो ये इस कारण से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक्स के अंदर। एनपीए की प्रॉब्लम आप सबको पता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो अपने आप में एक समस्या है, जिस कारण से बैंक्स लोन देने से मना करते हैं, लोन नहीं देना पसंद करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग ऑथर वांट्स कि आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, ओके। एंड दे आर द फाउंडेशनल स्टेप फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ दिस कंट्री। उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना।
आगे देखा जाए तो अब ऑथर ने कहा है कि कुछ चीज़ें जैसे गवर्नमेंट कर देती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट कर दिया लास्ट ईयर, तो दे आर नॉट समथिंग, दे आर नॉट वेरी गाइडेड स्टेप्स, बहुत अच्छे स्टेप्स नहीं थे इस तरीके से। दूसरा, नी जर्क रिएक्शन नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कुछ लगा तो आपने सीधे अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म चालू कर दिया, तो आपको अगर ये लगता है कि प्रोटेक्शनिज्म करने से आपकी इकोनॉमी कैटलाइज हो जाएगी, सो दैट इज अ वेरी डेंजरस नोशन, वो बहुत गलत हो सकता है, वो उल्टा बैकफायर भी कर सकता है। तो नी जर्क रिएक्शन नहीं करना है, हमको सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत है, चाहे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक जैसे जो मैकेनिज्म्स हैं उनका फायदा उठाइए, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ऑथर का कहना है कि इंडिया की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो यू शुड ट्राई दीज मैकेनिज्म्स, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वाला जो मैकेनिज्म है, यू शुड ट्राई दीज, बट इसके बाद भी आपको जरूरत पड़ेगी। नाउ कुछ लोगों ने कहा है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करना चाहिए गवर्नमेंट डेब्ट का। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होता है? डायरेक्ट मोनेटाइजेशन मतलब कि यू आर प्रिंटिंग मोर मनी। आरबीआई को आपने बोला कि और ज़्यादा मनी प्रिंट करो और मार्केट में मनी और ज़्यादा आएगी, इससे डिमांड बढ़ेगी, ये सब होगा। बट क्या होता है, कई बार ये जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा बैकफायर कर जाता है। क्यों बैकफायर करता है, मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है क्यों बैकफायर करता है। देखो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, जैसे ही आरबीआई ने मनी छापना शुरू कर दिया, मतलब ये देखो मनी छापना शुरू कर दिया इन्होंने, तो अब पब्लिक के पास पैसा आ रहा है। अब पब्लिक के पास पैसा आएगा तो इट विल बूस्ट द डिमांड, बूस्ट करेगी किसको? डिमांड को बूस्ट करेगी। बट इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। और अगर गवर्नमेंट जो है वो एक समय पर नहीं रुकी, अगर वो मतलब कि गवर्नमेंट को एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस पॉइंट पर उसको ये छापना बंद करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ मूव कर सकती है कंट्री, वहां पर बहुत ज़्यादा हाइपर। फिर जैसा जिम्बाब्वे का केस नहीं होता कि एक बोरी पैसा लेकर आप जाओगे, जब एक बोरी में भर के पैसा लेके जाओगे तब जाकर आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलता था, तो इस तरीके की कंडीशन भी आ सकती है। तो ओवर बोरो नहीं करना होता है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन रोकना है। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन टर्म भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट किस तरीके से होता है, तो ये होता है जब आरबीआई अपने से नोट छाप करके मोनेटाइजेशन करता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट कहलाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सो ऑथर ने यही सारे सजा बोले हैं कि ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और आपको क्या करना है बेसिकली कि दूसरों से पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चुका सकते हो। एंड अभी इंडिया जो है एक मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमिक थ्रेट को फेस कर रहा है। मिलिट्री क्यों? क्योंकि चाइनीज़ इंसर्जेंसी है। हेल्थ तो आप सबको पता है, और इकोनॉमी भी आपको पता है कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ, इस कारण से इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड देयरफॉर इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आप उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाएँ दोबारा से फर्म्स के अंदर, लोगों के अंदर। एंड कैश असिस्टेंस प्रोग्राम का यूज़ करो, वेलफेयर असिस्टेंस प्रोग्राम का यूज़ करो, देन ओनली द कॉन्फिडेंस कैन बी रिस्टोर्ड अमंग द बैंकर्स। बैंकर्स के अंदर भी रिस्टोर होगा और लोगों के अंदर भी होगा, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर भी होगा, सबके अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी जाकर के इकोनॉमी आपकी दोबारा से खड़ी हो पाएगी, बूस्ट हो पाएगी। अगला जो आर्टिकल है वो द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। अब मैं सिर्फ आपको वर्डिक्ट बताऊंगा जिसके बारे में फैज़ान मुस्तफ़ा ने डिस्कस किया है। बाकी हम हिंदुत्व की फिलॉसफी और क्या कौन क्या चाहता था वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिसेंटली द हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है 21 जुलाई को। दे हैव upheld the constitutionality of the Uttarakhand Chardham Devasthanam Management Board. ओके, याद रखिएगा, they have upheld the constitutionality of उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2019, है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एक्ट? क्योंकि देखो ये होता है जो वहाँ पे चार धाम है उत्तराखंड में, उनको बेसिकली मैनेजमेंट के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। ओके, बेसिकली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द चार धाम। अब लोगों का ये कहना है कि आर्टिकल 26 हमको ये परमिशन देता है कि हम अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, ना कि किसी स्टेट बॉडी के थ्रू। अब ये तो स्टेट बॉडी हो जाएगी, जो चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट है ये तो एक स्टेट बॉडी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। लेकिन हिंदुत्व फोर्सेस का ये कहना था कि हम अपने से स्वयं सक्षम है ये मैनेज करने के लिए। ओके, बट यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू कांट डू दैट। ये जो पावर है मैनेज करने की ये स्टेट के पास ही रहेगी, बिकॉज आप इसका ओरिजिन नहीं बता सकते कि कौन सी फैमिली इसको मैनेज करती है। देखो अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्पल है जिसके बारे में आप ये बता सकते हो कि हाँ इस टेम्पल को इस व्यक्ति ने बनाया है और इसकी देखो लीनिएज में ये व्यक्ति अभी तक जिंदा है, तब तो ठीक है आप उसको मैनेज करो। लेकिन जब आप उसका लीनिएज ही नहीं बता सकते, आप यही नहीं बोल सकते कि इसको किसने बनाया था, तो आप किस फैमिली को ये पावर दोगे? तो ये पावर फिर स्टेट के पास रहती है। देयरफॉर दे हैव अपहेल्ड द
कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट चार धाम देवस्थानम बोर्ड. ओके, सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ओके, याद रखिएगा. एंड writer favors grant of autonomy to Hindu temples in managing these religious affairs. A state control of temple is neither constitutionally permissible nor desirable. जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था, जिन्होंने अपील की थी, वो ये कहा था कि जो रिलीजियस अफेयर्स है मैनेज करने के, वो आप किसी भी स्टेट को नहीं दे सकते. द ऑटोनॉमी ऑफ हिंदू टेम्पल्स इन मैनेजिंग देयर रिलीजियस अफेयर्स, मतलब हिंदू टेम्पल्स को मैनेज करने की ऑटोनॉमी हमको मिलनी चाहिए. ठीक है ना. एंड इट इज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नॉर डिजायरेबल, दूसरों को आप नहीं दे सकते. और यहाँ पे लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो एक बोर्ड है उसके पास ये पावर आ गई. बट ऐसा ऑथर ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इंडिया में जितने भी टेम्पल्स है, चाहे जगन्नाथपुरी ले लो, चाहे वैष्णो देवी ले लो, चाहे श्रीनाथ जी नाथद्वारा टेम्पल ले लो जो राजस्थान में है, ओके, चाहे आप ये सारे टेम्पल्स ले लो, इन सबको कोई ना कोई बोर्ड ही मैनेज करता है. महाकाल ले लो, काशी विश्वनाथ ले लो, तिरुपति बालाजी टेम्पल ले लो. यहाँ पे ऑथर ने कुछ केसेस भी बोले हैं. ओके, जैसे पहले इसके पहले था श्री बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल एक्ट 1939 का था. तो चार धाम एक्ट जो है उसने केदारनाथ और बद्रीनाथ का ये जो आपका एक्ट था उसको मतलब चेंज कर दिया है, बस उसको रिप्लेस कर दिया है. अब चार धाम एक्ट के थ्रू ही बेसिकली ये मैनेज होंगे. इसके अलावा जो पहले के केस थे वो अगर देखो तो ये देखो, श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट था. इट वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन राजा बीरा किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. देन नाथद्वारा टेम्पल एक्ट था, इसको तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स. तो नाथद्वारा का टेम्पल है वो याद रखना है राजस्थान में है. एंड तिरुपति बालाजी का जो था वो श्री एस नारायणा दीक्षित तुलु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स. एंड उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट जो था वो श्री आदि विश्वेश्वरा ऑफ काशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स. तो ये केसेस हैं जहाँ पे इन बोर्ड्स को, इन ट्रस्ट को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वो बोला हुआ है, उनको अपहेल्ड किया हुआ है. तो दिस इज द अनदर एक्ट जो उत्तराखंड में आपका एक्ट है, याद रखिए, चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट, इसको अपहेल्ड किया गया है. अगला जो आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे, पॉलिसी विद मेनी अ राइट इंटेंशन. अब ये आर्टिकल जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है. सबसे पहली बात ऑथर ने ये चीज़ बताई कि आप सबको पता होगा ये कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड है. तो याद रखिएगा, दिस इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के कस्तूरी रंगन कमेटी, जो कि 2019 में जिन्होंने ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी थी. ओके, तो के कस्तूरी रंगन कमेटी पे बेस्ड है. एंड के कस्तूरी रंगन गेव द ड्राफ्ट इन 2019 एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट. ओके, याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं. ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है कि बेसिकली सबसे अच्छी बात तो ये है कि यू हैव रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड. दिस रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट and it has many implications for public policy planning also, because only public education can contribute to the building of nation, its growth socially, economically, politically, culturally and technologically. तो ऑथर का ये मानना है कि पब्लिक एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑब्वियस सी बात है, देखो हेल्थ एजुकेशन ये तो पब्लिक मतलब उसके वेलफेयर के लिए ही होने चाहिए. और इनके साथ ये चीज़ रिकॉग्नाइज करना कि इट्स अ पब्लिक गुड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट क्लियर्स द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. अगली चीज़ जो ऑथर ने यहाँ पे बताई है कि रिकमेंडेशंस, मेजर रिकमेंडेशंस डिस्कस कर लिए हैं नक्शल में. तो अगर आप देखो तो 5334 सिस्टम है, मैंने कई बार इसको बता दिया आपको. दूसरी बात कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है. देन यूनिवर्सल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है सेकेंडरी लेवल पे भी. एडॉप्शन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ब्रेकफास्ट इन द स्कूल, फ्री ब्रेकफास्ट का जो प्रोग्राम है, मील प्रोग्राम. देन इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया गया है. A series of reforms have been proposed in higher education too. हायर एजुकेशन में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम ऑफरिंग चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अमंग अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स. तो मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम बनाया जाएगा. देन इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च लेवल एजुकेशन. देन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात की जा रही है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात. एंड ओवरहॉलिंग ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर हायर एजुकेशन. वन रेगुलेटरी बॉडी रहेगी जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेंगे. इसके 4 वर्टिकल जरूर रहेंगे, एक एक्रेडिटेशन का, एक रेटिंग का, एक अलग से फंडिंग का. तो लेकिन ये बॉडी एक ही रहेगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. देन द पॉलिसी ऑल्सो प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द लिबरल आर्ट्स, humanities and Indian heritage and languages. Then it facilitates selective entry of high quality foreign universities also. मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज अगर चाहे तो इंडिया में आकर के अपना हेडक्वार्टर बना सकती हैं, या चाहे तो अपने अलग से एक इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं. Then it aims to increase public investment in education to 6% of the GDP. Then it promises that कि जो
हायर एजुकेशन फी है दैट विल बी 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, फ्री फॉर 50% ऑफ द स्टूडेंट जो कि फी वेवर और स्कॉलरशिप लेकर आएंगे। देन 50% तक का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बाय 2035, ये भी एम किया गया है, ओके। सो दैट इज द थिंग। इनमें से बहुत सारे रिकमेंडेशंस ऐसे थे जो पहले यशपाल कमेटी ने भी किए थे और CNR राव कमेटी ने भी किए थे, ओके, पहले से किए थे, बट दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन टेकन इनटू द अकाउंट इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑथर ने कहा कुछ और बोल्ड स्टेप्स भी जो लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेड 5 तक जो लैंग्वेज मदर टंग की बात की गई है, तो वही 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला एक तरीके से है जिसका कि इंक्लूजन किया गया है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ से क्या होगा कि जो एलिटिज्म था स्कूल्स में वो थोड़ा घटेगा, इट विल रिड्यूस द एलिटिज्म, और जो लोकल लैंग्वेज है उनका थोड़ा मदर टंग का भी वर्चस्व बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो UGC को एबॉलिश करने की बात की गई और एफिलिएशन सिस्टम को जो एबॉलिश करने की बात की गई, दैट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप। क्योंकि जब आप एफिलिएशन को एंड करते हो इसका मतलब है कि आप ऑटोनॉमी दे रहे हो कॉलेजेस को, आप ऑटोनॉमी दे रहे हो इंस्टीट्यूशंस को कि वो खुद को एफिलिएटेड डिक्लेयर करें, वो खुद डिग्री दें, ये सारी चीज़ें करें। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओनस रहता है उन कॉलेजेस पर, इंस्टीट्यूशंस पे, मतलब आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी दिखाया है अगर आप एफिलिएशंस बंद कर रहे हो, ठीक है ना। देन अगर आप देखो क्या चीज़ें मिस हुई हैं फाइनल पॉलिसी में, तो कुछ चीज़ें मिस भी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जो के कस्तूरी रंगन की ड्राफ्ट थी उसमें उन्होंने कहा था कि कमर्शियल एजुकेशन को पूरी तरीके से बंद करना है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं उनको पूरी तरीके से बंद करना है, बट ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। फाइनल पॉलिसी में लाइट बट टाइट रेगुलेटरी अप्रोच का नाम दिया गया है, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी अप्रोच, मतलब कि वो बंद नहीं होगा लेकिन उसके ऊपर रेगुलेटरी अप्रोच जरूर रखी जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ड्राफ्ट पॉलिसी ने कहा था कि जो वो आपको खर्चा करना है वो डबल करना है, मतलब लगभग 20% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 10%, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ओके। लेकिन जो पॉलिसी है उसने केवल 6% ऑफ GDP बोला है, 6% ऑफ GDP, ओके। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को उन्होंने कहा था कि आप जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसका 20% आप हायर एजुकेशन मतलब एजुकेशन में दो, ठीक है ना। लेकिन कुछ और रिकमेंडेशंस हैं जो कि फाइनल पॉलिसी में डिड नॉट फाइंड प्लेस इन द फाइनल पॉलिसी। फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन कमीशन जो बनाने की बात की थी एट द नेशनल लेवल, एंड स्टेट लेवल पे भी अलग से स्टेट लेवल कमीशन, लेकिन फाइनल पॉलिसी में ऐसा नहीं बताया गया, कोई भी स्टेट लेवल कमीशन की बात नहीं की गई, स्टेट जिक्र की बात नहीं की गई। स्टेट लेवल पे अभी भी जो हाईएस्ट अथॉरिटी रहेगी वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन रहेगा। एट द स्टेट लेवल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज रिगार्डेड एज द एपेक्स बॉडी, तो याद रखिएगा अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी द एपेक्स बॉडी अंडर द स्टेट लेवल। अब कुछ ऐसे भी रिकमेंडेशंस हैं जो नहीं दिए थे लेकिन अब फाइनल पॉलिसी में आ गए। फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने की बात, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगा। देन इन द स्कूल एजुकेशन नेशनल असेसमेंट सेंटर हैज बीन प्रॉमिस्ड, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा एंड इट विल मेक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मोर होलिस्टिक। The policy also recognizes the need to strengthen the Central Advisory Board of Education. Central Advisory Board of Education को और ज़्यादा strengthen किया जाएगा, Central Advisory Board of Education को और ज़्यादा strengthen किया जाएगा. So these are the changes which will be taking place and I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको और डिस्कस करना है। इंडिया चाइना होल्ड 5th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। अब ये जो टॉक्स हुई हैं ये हुई हैं WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखो लिखा हुआ है ना, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में बता दूं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012। जो ये वर्किंग मैकेनिज्म बना है WMCC बोलते हैं इसको, ये 2012 में बना था एज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज को मैनेज करने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए 2012 में WMCC को बनाया गया था, ठीक है ना। It was also to exchange views on strengthening communication cooperation including border security personnel of the two sides। तो बेसिकली यही सारे काम करने के लिए WMCC को 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो इट इज हेडेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल एट बोथ द साइड। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल्स इसको हेड करते हैं। देन दे आर इंटरेस्टेड टू हेल्प द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर बाउंड्री टॉक्स।
पोजीशन करेंटली हेल्ड विद NSA अजीत डोभाल, अभी अजीत डोभाल इसकी हेड पोस्ट पर है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बाउंड्री टॉक्स। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बाउंड्री टॉक्स अभी कौन है, अजीत डोभाल है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यूके टू इशू कॉइन टू ऑनर महात्मा गांधी, तो ब्रिटेन इज कंसीडरिंग मिंटिंग कॉइन टू कम्मेमोरेट महात्मा गांधी। याद रखेगा, यूके जो है वो कंसीडर कर रहा है मिंटिंग कॉइन फॉर कम्मेमोरेटिंग महात्मा गांधी। और ये क्यों कर रहा है, बेसिकली दे आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीपल फ्रॉम द ब्लैक, एशियन एंड अदर माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज। ओके, यूके जो है ब्लैक, एशियन और दूसरी जो माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज है वहाँ से उनको बेसिकली वो और ज़्यादा बता रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो ये जो आया है आपका सजेशन, ये आया है रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी। वे रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को ये बोला गया है बाय द ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर कि आप वहाँ पे मिंट करो एक, तो रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी। रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी क्या है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कमेटी मेड अप ऑफ एक्सपर्ट्स हु रिकमेंड थीम्स एंड डिज़ाइन फॉर कॉइन्स टू ब्रिटेन फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर को ये देते हैं। RMAC जो है आपका मिंट एडवाइजरी कमेटी, वो क्या है, इंडिपेंडेंट कमेटी है मेड अप ऑफ एक्सपर्ट्स हु रिकमेंड थीम्स एंड डिज़ाइन फॉर कॉइन्स टू ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर को देते हैं। देन गांधी जी का बर्थडे जो 2 अक्टूबर को आता है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। याद रखिएगा, वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह भी मनाया जाता है। ये सब तो आपको पता ही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई न्यूज़ आइटम नहीं है। लेट्स सी द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके आंसर बता दूं। उन्नत भारत अभियान का जो आंसर है वो है C, बोथ A and B दोनों ही सही हैं। HRD के अंदर आता है और दूसरा भी सही इंक्लूसिव के। इसमें याद रखिएगा, उन्नत भारत अभियान में एक जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन सेंटर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो रहेंगे उनको कम से कम 5 विलेजेस के साथ करना पड़ेगा, 5 विलेजेस के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा जो इस क्वेश्चन पूछा था कश्मीर सैफरन के लिए, इसमें पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो आंसर होगा D, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। करेवा में ही जम्मू कश्मीर में सैफरन कल्टीवेशन होता है, बिल्कुल सही था। एंड इट इज़ द ओनली सैफरन इन द वर्ल्ड विच इज ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर, ये भी सही है, ठीक है ना। दोबरा चांटी ब्रिज मैंने पूछा था, तभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है इन उत्तराखंड, सो इट वॉज इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड, तो याद रखिएगा ये भी। सो आई होप फ्रेंड्स यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा। एंड इसी तरीके से हम मूव करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन मैंने, जैसे कि कल मैंने बताया था कि आपको इंडियन एक्सप्रेस और PIB भी स्टार्ट किया है मैम ने, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB वीडियो भी हमने कल से स्टार्ट किया है, तो उसको देखिए, प्लीज़ डू प्रमोट। एंड अगर आप इस तरह से एजुकेटर्स को सपोर्ट करते हो और उनको प्रमोट करते हो, तो वो ज़रूर और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।